इतिहास में हमारा भी कुछ मुकाम तो होगा। बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा। नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भारत के 52वें सीजीआई बी.आर. गवई रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद वो इतिहास में अब अपना नाम अंकित करा गए हैं। लेकिन ना तो उन्होंने ऐसा किसी न्यायपूर्ण अपने कार्यकाल के लिए किया है, बल्कि उन्होंने अपने एक जज के तौर पर और बाद में 6 महीने के लिए सीजीआई के तौर पर जो कार्यकाल रहा, उसमें जो विवाद उत्पन्न हुए उनकी वजह से उन्हें याद किया जाएगा। सीजेआई बी.आर. गवई को भ्रष्टाचार के संरक्षक के तौर पर याद किया जाएगा, परिवारवाद के पोषक के तौर पर याद किया जाएगा और राहुल गांधी के कुकर्मों को माफ करने के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने सीजीआई रहते हुए अपने भतीजे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनवाया, अपने एक चेले को जज बनवाया, अपने गुरु के बेटे को जज बनवाया। उसके अलावा अपने कई साथियों को वो सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। हाई कोर्ट में भी कई विवादास्पद नामों को उन्होंने जज बनवाने में मदद की। राहुल गांधी को सूरत के एक कोर्ट ने सजा दी थी, हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा था। लेकिन सीजेआई बी.आर. गवई जब जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने सुनवाई करते हुए उस मामले में पहले तो ये कहा कि उनके खानदानी संबंध रहे हैं कांग्रेस से, क्या उन्हें इस बेंच से हट जाना चाहिए। जवाब में महाराष्ट्र सरकार के वकील थे महेश जेठमलानी, जिनके पिता खुद वकील रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में वही हुआ जिसकी आशंका थी, यानी कि बी.आर. गवई ने कुतर्क देते हुए राहुल गांधी की सजा को निलंबित कर दिया। इस तरीके से राहुल गांधी की न केवल संसद की सदस्यता बची, बल्कि उसके आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया, जिसके बाद चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए। तो इसमें अगर सबसे बड़ी कृपा किसी की थी तो भारत के सीजीआई रहे, उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे बी.आर. गवई की थी। बी.आर. गवई जब वो सीजीआई बने थे तो एक बड़ा मामला चल रहा था। मामला था यशवंत वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए की होली जलने का। और उनसे पूर्ववर्ती जो सीजीआई थे संजीव खन्ना, उन्होंने इस मामले में पहले तो लीपापोती करने की कोशिश की, बाद में जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वो राष्ट्रपति से ये कहकर चले गए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि संजीव खन्ना ने यशवंत वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा था, जिसे उसने सिरे से नकार दिया। अब जिम्मेदारी थी सीजीआई बी.आर. गवई, जो 52वें सीजीआई थे, कि वो यशवंत वर्मा के खिलाफ जो एफआईआर की परमिशन संजीव खन्ना ने नहीं दी थी वो देते और अपने आप को एक पाक साफ छवि वाला सीजीआई स्थापित करने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पूरे कार्यकाल के दौरान न केवल उन्होंने परमिशन देने को रोके रखा, बल्कि जब वो यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की परमिशन को लेकर वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेंदुपारा उनकी कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने बातों बातों में यशवंत वर्मा को वर्मा बोल दिया, इस पर बी.आर. गवई भड़क गए और ये कहा कि तुम कौन होते हो उन्हें वर्मा बोलने वाले। वो अभी भी सम्मानित जस्टिस हैं। यानी एक व्यक्ति जिसके घर पर करोड़ों रुपए के नोटों की होली जली है, जो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की काली कमाई के ही रहे होंगे, उस व्यक्ति के लिए भी सम्मान कितना जरूरी है, ये बी.आर. गवई ने दिखाने की कोशिश की। बी.आर. गवई ने अपने पूरे कार्यकाल में एक फैसले का बार बार जिक्र किया, चाहे वो देश में भाषण दे रहे थे या फिर विदेश में, और वो फैसला था बुलडोजर वाला फैसला। हालांकि उनके उसी फैसले की वजह से जो बुलडोजर केवल उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उसके पूरे देश में चलने का रास्ता भी साफ हो गया था, क्योंकि बी.आर. गवई की उस खंडपीठ ने उसमें एक गाइडलाइन जारी की थी और गाइडलाइन पूरी करने के बाद कोई भी म्युनिसिपैलिटी, कोई भी लोकल गवर्नमेंट, कोई भी बॉडी बुलडोजर चलाने के लिए स्वतंत्र हो गई थी।
लेकिन गवई हमेशा ये कहते रहे कि उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति की गरिमा के लिए और संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए बुलडोजर को रोक दिया है। लेकिन उनके उस फैसले के बाद पूरे देश में कितनी बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं, कितने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, ये उनकी बात को झूठ साबित करने के लिए काफी है। सीजेआई बी.आर. गवई ने जब चार्ज संभाला था, उसके 1 महीने के भीतर उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो लोग अच्छी बातें करते हैं वो व्यवहार में उनको नहीं उतार पाते हैं। ये बात बी.आर. गवई के ऊपर भी लागू होती है। उन्होंने एक जगह भाषण देते हुए कहा था कि जो कुर्सी होती है, कुर्सी दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए। अगर कुर्सी दिमाग में घुस जाएगी तो फिर अन्याय कराएगी। अगर आप आकलन करें और फिर बताएं कि क्या सीजेआई बी.आर. गवई अपनी ही कही हुई इस बात को पूरे कार्यकाल में याद रख पाए? व्यवहार में तो ऐसा दिखता है कि वो बिल्कुल भी याद नहीं रख पाए। और अंतिम हफ्ते में जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिद को दिखाते हुए सरकार के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद एक मामले को, जो कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर था, उसको लार्जर बेंच को रेफर करने की बजाय उसके निर्णय सुनाने की जिद पर वो अड़े रहे और निर्णय सुनाकर चले गए, जिसमें उन्होंने संसद द्वारा पारित किए हुए कानून को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। यानी सीजेआई बी.आर. गवई का जो पूरा का पूरा कार्यकाल है, जो शेर हमने शुरुआत में पढ़ा, उसी को चरितार्थ करता हुआ नजर आता है। राजनीति में एक बात कही जाती है कि अगर नेता बनना चाहते हो तो 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी: चर्चा, पर्चा और खर्चा। चर्चा में नहीं रहोगे तो नेता नहीं बन पाओगे। ऐसा लगता है कि सीजेआई बी.आर. गवई रिटायरमेंट के बाद उनका कोई राजनीतिक एक महत्वाकांक्षा है और उसको पूरी करने के लिए उनका पूरा का पूरा ध्यान इसी बात पर था कि वो किसी भी तरह चर्चा में बने रहें। यही वजह है कि वो बार बार कॉलेजियम सिस्टम, जो कि असंवैधानिक भी है और अलौकिक भी है, पूरी दुनिया के किसी भी देश में कॉलेजियम सिस्टम नहीं चलता है, लेकिन बी.आर. गवई इसका बचाव न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर करते रहे, जो वास्तव में न्यायिक स्वच्छंदता बन चुकी है हमारे देश में। सीजेआई बी.आर. गवई कॉलेजियम की नियुक्तियों का बचाव करते रहे, वो सरकार पर हमलावर रहे और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ तो वो इतने ज्यादा प्रतिशोध के भरे हुए थे कि बार बार उस बुलडोजर के फैसले का जिक्र करके वो ये कहने की कोशिश करते रहे कि हम कार्यपालिका को जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बनने देंगे। ये जल्लाद बनने की बात कहां से आई, ये बता नहीं पाए बी.आर. गवई। पूरा कार्यकाल निकल गया, कोई भी उन्होंने ऐसा फैसला नहीं दिया जिसे वास्तविक तौर पर न्यायिक माना जाए। वो सिर्फ और सिर्फ सिब्बल सिंघवी टाइप के वकीलों को खुश करने की कोशिशों में लगे रहे और इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल सीजेआई के तौर पर ऐसे ही निकाल दिया। हालांकि चर्चा में वो खूब रहे और उनके दर्जनों भाषणों को लेकर अखबार की सुर्खियां बनी, लोगों ने उस पर चर्चा करी और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में एक बहुत बड़ा सवाल उनके पास आया था और उसमें भी उनके पास मौका था कि वो अपने आप को एक अच्छा न्यायाधीश दिखाने की कोशिश करें, उन पर जो आरोप लग रहे हैं उनसे अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश करें, लेकिन उस सवाल को बड़ी चालाकी के साथ वो टाल गए। क्योंकि अगर उसका जवाब वो देते तो 2 दिन पहले जब उन्होंने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर फैसला सुनाया था, उस फैसले पर ही सवाल उठ गए होते। बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने पहले ट्रिब्यूनल का फैसला दिया और फिर राष्ट्रपति के सवालों के जवाब वाला फैसला सुनाया, जिसमें साफ तौर पर जो 12वां प्रश्न था कि कोई भी संवैधानिक प्रश्न उठने पर क्या यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि उस मामले को कम से कम 5 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने रखा जाए। साफ तौर पर इसमें जिम्मेदारी सीजेआई की बनती है
क्योंकि वही मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, और मास्टर ऑफ रोस्टर पर जब सवाल उठेंगे तो सवाल उन्हीं पर उठेंगे, ये वो जानते थे। और इस गलती को उन्होंने छुपाने के लिए इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, ये कह दिया कि ये इस मामले से संबंधित नहीं है। जबकि राष्ट्रपति जो भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, अगर उन्होंने कोई सवाल पूछा है, चाहे वो संबंधित है या नहीं है, आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आप किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन अगर आपको संविधान के जो अनुबंध हैं उनके अनुरूप राष्ट्रपति ने सवाल पूछे हैं, तो फिर आप उन सवालों से बचकर नहीं भाग सकते। लेकिन बड़ी चतुराई के साथ 52वें सीजेआई उस सवाल से भाग भी गए और उस सवाल से बच भी गए। अब आने वाले वक्त में यह देखा जाएगा कि जो 53वें सीजेआई हैं, जिनके भी अपने पुराना इतिहास रहा है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, वो आरोप की शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में बकायदा सीजेआई के सामने रखी गई, कॉलेजियम के सामने रखी गई, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी जब टीएन गवर्नर का केस चल रहा था तो बार बार सुप्रीम कोर्ट में यह बात उठाई जा रही थी कि जो विधेयक अगर किसी विधानसभा ने पास करके भेज दिया है, उसको अनंत काल के लिए राज्यपाल कैसे ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। अब यही सवाल क्या जनता नहीं कर सकती कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायतें हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो उन आरोपों को कॉलेजियम या फिर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ठंडे बस्ते में अनंत काल के लिए कैसे डाल सकते हैं। अब चूंकि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो सबसे ऊपर है, वो सबसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। इसीलिए हमारे देश के जो 53वें सीजेआई बनने जा रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप उनके कार्यकाल में रहते हुए सदा ही रहेंगे, क्योंकि ये जो आरोप लगाए थे वो किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लगाए थे, और ये जो सवाल का लेटर लिखा था वो लिखा था सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज और जस्टिस सूर्यकांत के सीनियर रहे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने। उन सवालों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब आप सोचिए कि साधारण व्यक्ति के सवालों की इनके सामने क्या औकात है, जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के आपत्तियों को भी वो नहीं सुन रहे। और ऐसा अभी भी देखने को मिला जब जस्टिस नागरत्ना ने कॉलेजियम के एक फैसले का खुलकर विरोध किया, लेकिन सीजेआई रहते हुए बीआर गवई ने उस पूरे के पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। नागरत्ना ने यह प्रश्न उठाया था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, वो अकेली महिला है इस समय जज के तौर पर, जबकि सीजेआई बीआर गवई हो या जस्टिस सूर्यकांत हो, ये जगह जगह जाकर महिला अधिकारों की बात करते हुए नजर आते थे। उन्होंने कहा कि आप जिस व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में 57वें नंबर पर है, और उससे 2 महिला जज काफी ज्यादा सीनियर हैं, उन्हें क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हैं। एक सवाल उन्होंने यह भी उठाया था कि वो जिस हाई कोर्ट से आ रहे हैं उस हाई कोर्ट के पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में 3 जज हैं। इन सारे सवालों को और इन सारे वाजिब प्रश्नों को उन्होंने दरकिनार करते हुए जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया, जो आगे जाकर 8 साल बाद भारत के सीजेआई भी बनेंगे। अक्सर ये देखने में मिलता है कि जिन लोगों की सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन पर ज्यादा विवाद होते हैं वो आगे चलकर सीजेआई बनते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारे सीनियर लोगों को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक लंबा कार्यकाल मिलता है, और इसी वजह से आगे चलकर वो भारत के सीजेआई भी बन जाते हैं। इसी कड़ी में जस्टिस पारदीवाला का भी नाम है। उन्हें जब प्रमोट किया गया था तब भी तमाम विवाद थे, क्योंकि वो कांग्रेसी नेता के बेटे थे, और अपने कार्यकाल में उनके बहुत सारे विवादास्पद निर्णय हैं, जिसकी वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट की किरकिरी होती रही है। 3 मामले तो बीआर गवई के कार्यकाल में ही सामने आए। एक कुत्तों का मामला था, दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ गलत टिप्पणियां और उनको आदेश देने का मामला था, तीसरा मामला था राष्ट्रपति और राज्यपालों को आदेश देने का। तीनों ही मामले सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए, लेकिन पारदीवाला के कैरियर पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं, बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ, जनता ने कुछ नहीं किया, तो निश्चित तौर पर वो आने वाले 2 साल बाद भारत के सीजीआई बनेंगे, और वो भी लगभग 2 साल के लिए। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि अब सब कुछ जनता के सामने है, और जनता ही ये बताएगी, जनता ही ये तय करेगी कि क्या वो इसी तरीके से तनखैया की तानाशाही सहती रहेगी, या फिर इस ज्यूडिशरी में बदलाव के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेगी। सीजीआई बी आर गवई का कार्यकाल कैसा रहा, आपकी नजर में वो कैसे सीजीआई थे, अपनी राय दीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। चलते चलते एक बात का और जिक्र कर दें कि सीजीआई रहते हुए उन्होंने एक अनर्गल टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में की थी। भगवान विष्णु के बारे में कहा था कि जाओ अपने भगवान से कहो कि वो तुम्हारा मंदिर सही करें। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील ने उनके ऊपर जूता भी फेंक दिया था। तो इस मामले में भी वो एक इकलौते सीजीआई होंगे अब तक के जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भरी अदालत में जूता फेंका गया। हालांकि बाद में उन्होंने उस मामले को दबाने का पूरा काम किया और उस वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही नहीं चलने दी। ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य बन गया है। तो कितने सारे उनके कारनामे हैं, आपको कौन सा कारनामा उनका सबसे ज्यादा चर्चित लगा, आपकी उनके बारे में क्या राय है, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।